नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरनेशनल लॉ पास पेपर 2018। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है द चैलेंजेस ऑफ एक्यूरेटली रेंडरिंग हिस्टोरिकल काउंट्स ऑफ द रीजन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ जो है ना, ये इसकी जो रीजन है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के हवाले से उसको जो है ना उसकी हिस्टोरिकल जो एग्जैक्ट इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसको जो है वो करने के लिए कंसीडर करने के लिए किन चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो एक इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने बहुत दफ़ा डिस्कस की है। तो इसके अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस इन रेंडरिंग एन एक्यूरेट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट में अकाउंट में इसको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले है डाइवर्सिटी ऑफ सोर्सेज एंड लीगल ट्रेडिशंस। इंटरनेशनल लॉ जो है ना उसके पास एक सिंगल यूनिफॉर्म ओरिजिन नहीं है। इसके पास ना डिफरेंट सोर्सेज डाइवर्सिटी सोर्सेज हैं, मल्टीट्यूड ऑफ सोर्सेज हैं। ठीक है, इसमें कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, ट्रीटीज़ हैं, जुडिशल डिसीजंस हैं। ये जो जुडिशल डिसीजंस हैं या कस्टमरी प्रैक्टिस एंड ट्रीटीज़ हैं, ये वेरियस डाइवर्स कल्चर से आती हैं, डाइवर्स सिविलाइजेशन से आती हैं। तो ये डाइवर्सिटी जो है ना, ये हमें एक चैलेंज ये एक चैलेंज, इस डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम इसके जो है ना वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को सर्च कर सकें कि इंटरनेशनल लॉ का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, एवोल्यूशन एंड अडॉप्ट नेक्स्ट है हम एवोल्यूशन एंड अडॉप्टेशन ओवर टाइम। इंटरनेशनल लॉ जो है ना ये इवॉल्व हुआ है सिग्निफिकेंटली, यानी कि ओवर टाइम इवॉल्व हुआ है। जब जैसे जैसे पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती गई वैसे वैसे जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ के जो रेगुलेशंस हैं वो चेंज होती गई, वो इवॉल्व होती गई। तो इसकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट इज़ हार्ड टू फाइंड के ये जो अडॉप्टेशंस हैं किसी भी चीज़ की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उस वक्त सही तरह समझ आती है ना जब वो फिक्स हो। ठीक है, तो ये इवॉल्विंग है, तो जो चीज़ इवॉल्विंग है उसकी जो है ना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल नैरेटिव्स एंड पर्सपेक्टिव्स। वेरियस नेशंस और स्कॉलर्स जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए, इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डिस्क्राइब करने के लिए अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एम्बिग्विटी इन डेफिनेशंस। जो इंटरनेशनल लॉ की कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं उनकी जो डेफिनेशंस जिनको डिफाइन किया जाता है वो एम्बिग्वेट होती हैं, वो यानी कि आप इस तरह से कह लो क्लियर कट डेफिनेशंस नहीं होती। तो इस वजह से भी मुश्किल होता है इसके हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क को देखना। फोकस एरियाज ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग द रीजन ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अगर हम रीजन को कंसीडर करें तो उसमें फोकस एरियाज कौन से हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसमें डिफरेंट डिसिप्लिन जो है ना वो हो सकते हैं। इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए इसमें कल्चरल एक्सचेंज होता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, इसमें जो है ना इवॉल्विंग स्टेट रिलेशंस होते हैं, इसमें ग्लोबल इश्यूज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ को आपको स्टडी करना पड़ता है इंक्लूडिंग पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, कल्चरल स्टडीज़ को, ताकि आप जो है ना इंटरनेशनल लॉ को स्टडी कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास की माइलस्टोन एंड इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स। द अकाउंट शुड फोकस ऑन किस हिस्टोरिकल अकाउंट को समझने के लिए जो है ना ये डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो है ना जो माइलस्टोन है इसको डेवलप करने के, जस्ट लाइक द पीस ऑफ वेस्टफीलिया है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके अलावा कुछ जो हमारे पास इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स है जस्ट लाइक हुगो गॉर्टियस, इनको समझना ज़रूरी है इस अगर आप इंटरनेशनल लॉ के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टेक्चुअलाइजिंग लीगल प्रैक्टिसेस। जो लीगल प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, उनको आप अगर उनके कॉन्टेक्स्ट को समझ लें तो आप इंटरनेशनल लॉ के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी समझ सकती हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लीगल कस्टमरी प्रैक्टिसेस से ही निकला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ नॉन वेस्टर्न कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट इंटरनेशनल लॉ के ओरिजिन को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करने के लिए नॉन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस और इलीगल ट्रेडिशंस को समझना भी ज़रूरी है। हम जानते हैं कि ज़्यादातर हमारे पास मॉडर्न सब्जेक्ट जो हैं वो उनके अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो वेस्टर्न थॉट्स का ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मोनिज्म एंड डुअलिज्म इन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर स्टेट रिलेशंस। सो इनको जो है ना वो हम इनके दरमियान डिस्टिंग कर लेते हैं, इनको डिफाइन कर लेते हैं। मोनिज्म जो है वो ये कहते हैं पोजेस दैट इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ फ्रॉम अनफाइंड
legal system. In this view, international law does not require national legislation to be effective within a state. It automatically becomes part of domestic law upon ratification or adherence. वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ डोमेस्टिक लॉ है वो अनडिफाइंड है, यानी ऑलमोस्ट एक ही है। वो ये कहते हैं कि नेशनल लॉ को जो है ना इंटरनेशनल लॉ को इसको इफेक्टिव बनने के लिए विद इन द स्टेट इफेक्टिव होने के लिए नेशनल लॉ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये ऑटोमेटिकली ही डोमेस्टिक लॉ का एक हिस्सा बन चुका होता है। ठीक है, ये जो है ना, ये वाला जो पर्सपेक्टिव है ये एक्चुअली सुपरमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ को सजेस्ट करता है, यानी कि वो ये सजेस्ट करता है कि हमारा जो डोमेस्टिक लॉ है वो इंटरनेशनल लॉ के ताबे है, उसको भी उसके बेस है। दूसरी तरफ हमारे पास है डुअलिज्म वाले। डुअलिज्म ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ जो है ये डिस्टिंक्ट है, ये सेपरेट लीगल सिस्टम है। देयर आर टू वेज, देयर आर टू थिंग्स। ठीक है, और इस व्यू के मुताबिक जो इंटरनेशनल लॉ है वो नेशनल लेजिस्लेशन जो है ना उसको रिक्वायर होती है टू वर्क विद इन अ स्टेट। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो है ना वो हम देखते हैं इनके दोनों के दरमियान कंपैरिजन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लेन स्टेट रिलेशन विद इंटरनेशनल लॉ के साथ हम स्टेट रिलेशन ये कैसे डिफाइन करते हैं। मोनिज्म एंड स्टेट रिलेशन। मोनिज्म ये कहता है कि ये एक हारमोनियस रिलेशन है बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लॉ। वो ये कहता है कि एज अ पार्ट ऑफ सिंगल फ्रेम, वो कहते हैं कि दोनों सिंगल फ्रेमवर्क में है। दूसरी तरफ हमारे पास डुअलिज्म है, वो ये कहता है कि जो है ना इंटरनेशनल लॉ और जो डोमेस्टिक लॉ है वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसलिए वो कहते हैं कि स्टेट सोवरेनिटी जो है ना वो डोमेस्टिक लीगल सिस्टम के लिए ज़रूरी होती है, और ताकि वो इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस है उसको अकोमोडेट कर सके। जो वो ये कहते हैं डुअलिज्म वाले कि जो नेशनल सोवरेनिटी इट कैन आल्सो क्रिएट अनकंसिस्टेंसीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है ना वो ये अनकंसिस्टेंसी, हालांकि डोमेस्टिक लॉ के अंदर वो इनकंसिस्टेंसी प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर इनकंसिस्टेंसी प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इनकॉर्पोरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इनकॉर्पोरेशन जो है ना उसकी हम बात करें तो इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच इंटरनेशनल लॉ बिकम्स पार्ट ऑफ डोमेस्टिक लॉ ऑटोमेटिकली। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि इट इन्वॉल्व्स अ मोर कम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच इंटरनेशनल लॉ मस्ट बी एक्टिवली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डोमेस्टिक लीगल सिस्टम थ्रू स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव एक्ट्स। ठीक है, इसके साथ ये इनकॉर्पोरेट कर सकता है, लेकिन इनकॉर्पोरेशन जो होता है ना ये खुद ही इसका एक डोमेस्टिक लॉ का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम क्रिटिकली बात करें तो मोनिज्म एंड डुअलिज्म जो है ना ये लीगल इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो लीगल पॉलिटिकल कल्चरल फिलॉसफीज़ के तौर पे है, और ये जो है ना इंटरनेशनल लॉ का जो रोल है ये डिस्कस करते हैं। अब ये दोनों जो है ना वो डिफरेंट, यानी कि जो सर्कमस्टेंसेस उसमें कोई एक ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, दूसरा किसी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में एक्टिव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स इन क्रिमिनल लॉ। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि इट इज़ अ ये हमने पढ़ा था कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो होती है इट रेफर्स टू अ स्टेट्स अथॉरिटी टू इन्फोर्स इट्स लॉ एंड प्रोसिक्यूट इट्स इंडिविजुअल्स फॉर क्राइम्स कमिटेड विद इन इट्स टेरिटोरी। किसी स्टेट का वो हक है वो अपनी टेरिटोरी के अंदर जो है इंडिविजुअल्स को क्रिमिनल लॉ के लिए, क्रिमिनल एक्शंस के लिए प्रोसिक्यूट कर सके, उसके ऊपर अपने लॉज को इन्फोर्स कर सके, उसको हम कहते हैं कि ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिविटी है। अच्छा, टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन है ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिविटी के ऊपर ही जो है ना ऑपरेट करता है। इसका ये मतलब है कि स्टेट हैज़ द सोल अथॉरिटी। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि लीगल जो मैटर्स हैं उसको गवर्न करने के लिए स्टेट जो है वो एक सोल अथॉरिटी है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की एप्लीकेशन क्या है। क्राइम्स कमिटेड ऑन लैंड, एक स्टेट की जो लैंड टेरिटरी है उसके ऊपर जो क्राइम्स कमिट किए जाते हैं स्टेट जो है ना उसको प्रोसिक्यूट कर सकती है ऑफेंडर्स को, चाहे वो ऑफेंडर उसका अपना सिटीज़न हो या कोई और हो, किसी और स्टेट का सिटीज़न है उसको भी स्टेट जो है ना वो उसको भी क्वेश्चन कर सकती है, प्रोसिक्यूट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्राइम्स कमिटेड ऑन एयर स्पेस एंड टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक है, एयर स्पेसिस के ऊपर, टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर जो है ना जो कोई भी क्राइम्स जो हैं, टेरिटोरियल वाटर्स होती हैं जो 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कोस्ट लाइन होती है, उसके ऊपर जो क्राइम्स होते हैं उसको स्टेट जो है ना वो कर सकती है, प्रोसिक्यूट कर सकती है, चाहे वो किसी और स्टेट के जो सिटीजन हैं वो
ऑफेंड कर रहे हों, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स, कुछ द सेटलमेंट्स आल्सो इम्प्लाइज द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अप्लाइज इवन व्हेन द क्राइम हैज़ ट्रांसनेशनल एलिमेंट्स। इफ क्राइम स्टार्ट्स इन वन स्टेट एंड अगर क्राइम एक स्टेट में शुरू होता है दूसरी स्टेट तक स्पेंड कर जाता है तो स्टेट्स जो है उनके पास राइट है कि वो आपस में मिलकर जुरिस्डिक्शन कर सकें, ठीक है। जस्ट लाइक टेररिज्म, इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। लिमिटेशन एंड एक्सेप्शंस, टेरिटोरियल की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसकी क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले तो है सॉवरन इम्यूनिटी। ऑल्सो स्टेट्स हैज़ ब्रॉड पावर्स ऑफ फॉर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के पास उनके पास बहुत सी पावर है, फिर भी सॉवरन जो इम्यूनिटी है वो लिमिटेड है, ठीक है। फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड हेड्स ऑफ स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादातर प्रोसिक्यूशन जो होती है उससे इम्यून रहना पसंद करते हैं, ठीक है। एक्सट्राडिशन टेरिटरीज इन केसेस वेयर क्राइम्स आर हैज एलिमेंट्स इन मल्टीपल जुरिस्डिक्शन, एक्सट्राडिशन ट्रीटीज कैन प्ले अ क्रूशल रोल। जहाँ पे जो है ना वो जो हमारे पास मल्टीपल जुरिस्डिक्शन के जो प्राइमरी सोर्सेज थे वो काम नहीं करते, तो वहाँ पे क्या होता है एक्सट्राडिशन ट्रीटीज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेट जो है ना वो चूज़ कर लेती है टू अरेस्टिकेट सस्पेक्ट टू अनदर कंट्री वेयर द क्राइम वाज कमिटेड, ठीक है। उसको कोई जहाँ पे क्राइम हुआ था वहाँ पे एक्सट्राडिट कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन। Certain various crimes such as genocide, war crimes and crimes against humanity may be prosecuted universally। तो जब ये यूनिवर्सली प्रोसिक्यूट किए जाते हैं तो ये एक चैलेंज होता है फॉर स्टेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द इम्प्यूटेबिलिटी ऑफ कंडक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ग्रुप्स टू अ स्टेट, ठीक है, ठीक है। अब हम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इम्प्यूटेबिलिटी को देख लेते हैं। इम्प्यूटेबिलिटी जो है ये रेफर्स टू द कंडीशंस अंडर विच स्टेट कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द एक्शंस ऑफ एंटिटीज दैट डू नॉट पोजेस ऑफिशियल गवर्नमेंटल स्टेटस। वो कंडीशंस जिसके अंडर स्टेट ऐसी एंटिटीज़ के एक्शन के लिए अकाउंटेबल हो सकती है जो कि गवर्नमेंट स्टेटस नहीं रखते, ठीक है। जस्ट लाइक टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए जब स्टेट्स को अकाउंटेबल किया जाएगा तो ये इट विल बी कॉल्ड इम्प्यूटेबिलिटी, ठीक है। फ्रेमवर्क फॉर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द जनरल, ये जो जनरल प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ग्रुप्स आर articulated in the international law. Commission's right articles of own responsibility for state for international wrongful acts। यानी कि जनरली अगर हम बात करें तो एक आर्टिकल है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स फॉर इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट। ये जो है ना ये गवर्न करता है कि कैसे जो स्टेट है वो अकाउंटेबल हो सकती है फॉर सम एक्शंस विच इज़ परफॉर्म्ड इन विद इन इट्स टेरिटरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्यूटेबिलिटी ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स ऑफ सक्सेसफुल रेबल मूवमेंट्स। रेबल मूवमेंट्स जो हैं उनकी जो अनलॉफुल एक्ट्स हैं वो चूँकि अनलॉफुल एक्ट्स होते हैं उनकी इम्प्यूटेबिलिटी। फर्स्ट हमारे पास है सक्सेसफुल कंट्रोल ऑफ टेरिटरी। व्हेन अ रेबल मूवमेंट सक्सेसफुली गेन्स कंट्रोल ओवर पार्ट्स फॉर अ स्टेट, के ज़्यादातर पार्ट्स पे जो वो सक्सेसफुली जो है ना कंट्रोल ले लेता है, द डायनामिक ऑफ इम्प्यूटेबिलिटी में चेंज, तो साथ साथ जो है इम्प्यूटेबिलिटी की डायनामिक्स जो है वो चेंज होती जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ द ग्रुप इस्टेब्लिश इटसेल्फ एज अ डी फैक्टो अथॉरिटी के तौर पे वो इस्टेब्लिश कर लेता है, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टिल अप्लाई, फिर भी जो है ना वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई होती है। क्राइटेरिया फॉर इम्प्यूटेबिलिटी, इसका क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले जो है ये जो एक्शन ऑफ द रेबल मूवमेंट है ये इट शुड बी एट्रीब्यूटेड टू द स्टेट इफ़ द स्टेट हैज़ नॉट dissolved the conduct of the group or if the group continues to act in a manner that aligns with the state's interest। स्टेट को जो है ना वो अगर इसको ये जो एक्शन है एक लीगल रेबल ग्रुप का वो उसके अपने इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ लगता है तो वो उसको जो है ना वो इम्प्यूटेबल कर सकता है। फिर भी यानी कि इम्प्यूटेबल कर सकता का मतलब ये है कि वो उसको उसके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है लेकिन फिर भी स्टेट जो है वो उसको उसके लिए अकाउंटेबल किया जा सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकग्निशन ऑफ न्यू अथॉरिटी और गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट टू विच ओरिजिनल स्टेट कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट को किस तरह से रिकॉग्नाइज़ करती हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ये डिसाइड करता है कि स्टेट्स जो हैं वो किस हद तक अकाउंटेबल होंगी फॉर द ग्रुप्स एक्शंस। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो कि अफ़गानिस्तान,
चूँकि उनका जो एक ग्रुप अथॉरिटी में आया है वो इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, तो इसलिए जो है ना वो उसके उनके लिए इम्प्यूटेबिलिटी का चैलेंज साबित हो रहा है। ठीक है, लिमिटेशन एंड चैलेंजेस। इम्प्यूटेबिलिटी की लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले तो लीगल एम्बिगुइट्स है, इसके पास वो किसी भी किस्म के लीगल एम्ब्यूटी के अंदर किसी भी किस्म की लीगल कंसिडरेशन मौजूद नहीं है। ठीक है, implications for state response. The principle of imputability has significant implications for state accountability in situations and or of internal conflicts. आपको जो है ना वो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके लिए भी जो है ना स्टेट अकाउंटेबल हो सकती है, यानी कि स्टेट के जो हैं हमारे पास डोमेस्टिक इश्यूज, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वो भी डिस्कस किए जा सकते हैं ऑन इंटरनेशनल बेसिस। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट ऑल अबाउट द जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द इम्प्यूटेबिलिटी ऑफ कंडक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी इन इंटरनेशनल लॉ एंड द सेटलमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सोवरेनिटी। जो हमारे पास है ना स्टेटमेंट ऑफ सोवरेनिटी और जो द एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टेरिटोरियल एक्विजिशन इन इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो टेरिटोरियल एक्विजिशन का प्रिंसिपल है वो क्या है। इसकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इट इज़ ट्रेडिशनली बीन गवर्नड बाय अ सेट ऑफ, जो एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी है वो ज़्यादातर जो है ना गवर्न की जाती थी बाय अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स से, जो कि इट वाज इंक्लूड डिस्कवरी, ऑक्यूपेशन, सेशन, कॉन्क्वेस्ट, ईटीसी। इन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है ना वो टेरिटरी की एक्विजिशन जो है उसको लीगलाइज किया जाता था। ठीक है, इसके हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो ये द मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द टेरिटोरियल एक्विजिशन इज लार्जली शेप्ड बाय यूनाइटेड नेशन चार्टर्स ने इसको शेप किया है। यूनाइटेड नेशन का चार्टर का आर्टिकल 2(4) ये मेंबर स्टेट्स को जो है ना बाउंड करता है कि दे विल रिफ्रेन द थ्रेट्स और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के किसी भी स्टेट की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ जो है वो थ्रेट को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा हमारे पास है द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव ऑक्यूपेशन, इफेक्टिव कंट्रोल। ये प्रिंसिपल जो है ये जो है ना वो डिस्कस करता है इफेक्टिव ऑक्यूपेशन को। दैट रिक्वायर्स दैट अ स्टेट नॉट ओनली फिजिकली ऑक्यूपाई टेरिटरी बट आल्सो एस्टेब्लिश अ डिग्री ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, वो कहता है कि फिजिकली सिर्फ स्टेट को जो है ना टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो है ना पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, लॉ इन्फोर्समेंट को मेंटेन करना जो है ना वो ज़रूरी है अपनी सॉवरेनिटी की वैलिडेशन के लिए। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्यूपेशन, जो फिजिकल ऑक्यूपेशन है उसकी कुछ लिमिटेशंस इस प्रिंसिपल में बताई गई हैं। द स्टेट ऑक्यूपाइज टेरिटरी बट फेल्स टू, अगर स्टेट जो है वो टेरिटरी को ऑक्यूपाइज कर लेती है लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर पाती, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि उसकी जो सॉवरेनिटी है वो कम हो जाती है और कोई दूसरी स्टेट उसके ऊपर कब्जा कर सकती है। ठीक है, चैलेंजेस टू परमानेंट सॉवरेनिटी, जो स्टेट्स की परमानेंट सॉवरेनिटी उसको कौन से चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहले है इंटरनेशनल लॉ एंड सॉवरेनिटी। इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज द सॉवरेनिटी कैन बी चैलेंज्ड थ्रू वेरियस मीन्स। इन जो है ना इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज करता है इस चीज़ को, सॉवरेनिटी को वेरियस मीन्स से चैलेंज किया जा सकता है, जस्ट लाइक कॉलोनाइजेशंस, सेल्फ डिटर्मिनेशंस, इंटरनेशनल एडजुडिकेशंस, ईटीसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्विजिशन ऑफ फोर्स बाय फोर्स। यूज़ ऑफ फोर्स जो है ना ये भी एक्वायर्ड टेरिटरी को जो हमारे पास सॉवरेनिटी है उसको ये चैलेंज कर सकता है। टेरिटोरियल एक्विजिशन अचीव्ड थ्रू मिलिट्री मीन्स आर ऑफन डीम्ड इलीगिटिमेट, और मिलिट्री मीन से जो भी सॉवरेनिटी ली जाती है या टेरिटोरियल कंट्रोल लिया जाता है उसको हमेशा इलीगल समझा जाता है और वो उसको रिकॉग्निशन भी नहीं मिलती। ठीक है, डीकोलोनाइजेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट चैलेंज द परमानेंस ऑफ टेरिटोरियल क्लेम्स। टेरिटोरियल क्लेम्स को परमानेंटली जो एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्योंकि सेल्फ डिटर्मिनेशन के नतीजे में ऑफनली जो है ना वो नई स्टेट बन जाती है। तो इट्स मीन के स्टेट की जो है ना टेरिटोरियल जो क्लेम है, जो टेरिटोरियल
आप कह लो कि सॉवरेनिटी है वो खतरे में होती है। नेक्स्ट हमारे पास है द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, इसमें जो है क्या रोल है। यूनाइटेड नेशन एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, यूनाइटेड नेशन जो है ना वो क्रूशल रोल प्ले करता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड ऑक्यूपेशंस के डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए। फॉर एग्जांपल जनरल असेंबलीज जो है ना वो उसने वेरियस रेजोल्यूशंस पास की हैं फॉर द विड्रॉल ऑफ ऑक्यूपाइंग फोर्सेस को विड्रॉ करने के लिए उसने वेरियस रेजोल्यूशंस पास की हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स। ट्रीटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं टेरिटोरियल क्लेम्स को और सॉवरेनिटी को। स्टेट्स के दरमियान एग्रीमेंट्स फॉर बॉर्डर टू डिफाइन बॉर्डर और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को जो एड्रेस करने के लिए जो क्लेम्स हो जाते हैं, टेरिटरीज हो जाती हैं, एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, वो जो है ना वो इसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया का जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ एंड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। इसके हम इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करें तो ये जो है ये लॉज एंड रेगुलेशंस का एक बॉडी है जो कि क्राइम्स, जब इंटरनेशनल कंसर्न के क्राइम्स होते हैं उनको एड्रेस करता है। ठीक है, ये जो है ना इंटरनेशनल लॉ ये इंक्लूड्स इसमें जो है ना क्राइम्स, जिनको क्राइम को टारगेट किया जाता है वो जीनोसाइड है, वॉर क्राइम्स हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, द क्राइम ऑफ अग्रेशन है। ठीक है, यानी कि इट होल्ड इंडिविजुअल्स क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सीरियस ऑफेंस देयर बाय प्रमोटिंग जस्टिस एंड डिटरिंग फ्यूचर क्राइम्स। ऐसे क्राइम्स जो है ना वो जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हों उनको जो है ना वो गवर्न करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बॉडी है उसको हम इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ कहते हैं। और उसको जो चीज़ जो अप्लाई करता है उसमें जो डिफरेंट गवर्निंग बॉडी है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है ICC, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसकी हम बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 4 मेन ऑर्गन्स हैं। प्रेसिडेंसी है, इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये ओवरऑल जो कोर्ट के फंक्शन है उसको देखते हैं। जुडिशल डिवीजन्स है, इसमें 18 जजेस होते हैं। ठीक है, जो कि असेंबली ऑफ स्टेट्स ऑफ पार्टीज़ जो है वो 9 ईयर्स के लिए उनको इलेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके पास इसमें होती है द ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर्स। ये जो है ना प्रोसिक्यूटर होते हैं, इसमें ये ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर जो है ना ये इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसिक्यूशंस करता है अगेंस्ट द इंडिविजुअल जिनके ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम है। ठीक है, नेक्स्ट है द रजिस्ट्री। दिस ऑर्गन प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू द कोर्ट, को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसके अलावा जो है ना ये कुछ ऑपरेशंस को मैनेज करता है जस्ट लाइक पब्लिकेशंस etc। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस की बात करें तो ये दे आर इलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और क्रिमिनल लॉ के अंदर उनकी एक्सपर्टाइज के ऊपर जो है ना ये इनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, बेसिस ऑफ ICC की हम बात करें तो इसकी ये इस्टेब्लिश हुई थी 17 जुलाई 1998 को और ये इन्फोर्स हुई थी, फोर्स में आई थी 1 जुलाई 2002 को। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में मौजूद है। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं। तो ICC जो है इसका लीगल फ्रेमवर्क वो ऐसे क्राइम्स को ये टारगेट करता है जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को ख़तरा हो, जस्ट लाइक जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स etc। ठीक है, इसके जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। इसके पास कौन कौन से इख्तियारात हैं। पहला तो है जनरल जुरिस्डिक्शन। इसके ऊपर जो क्राइम्स को जो है जो क्राइम हुए हैं या जिन क्राइम को किया जा रहा है, प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उसके हवाले से इनके ऊपर जो है ना जनरल एक जुरिस्डिक्शन मौजूद है। ये जो है ना जुरिस्डिक्शन ये कभी कभी सिक्योरिटी काउंसिल को भी अकाउंटेबल या क्वेश्चन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नॉन स्टेट पार्टीज़। कुछ नॉन स्टेट पार्टीज़ हैं जो कि इसके जो ICC के रोल को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस हैं जो नॉन स्टेट पार्टीज़ की तरफ ICC को लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट करवाने के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल के रेफरल्स के लिए, नेशनल कॉपरेशंस को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय द ICC के जुरिस्डिक्शन को जो है ना एक्सरसाइज करने की क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहली है स्टेट पार्टी स्टेटस। द क्राइम मस्ट हैव अकर्ड इन द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट पार्टी और बी कमिटेड बाय अ नेशनल और स्टेट पार्टी। यानी कि
जो क्राइम है वो हमेशा स्टेट की जो है ना टेरिटरी उसके अंदर होना चाहिए, और ज़्यादातर ज़्यादातर जो है ना वो किसी नेशनल यानी स्टेट पार्टी का जो कोई नेशनल कोई ऑफिशियल हो उस वो जो है ना क्राइम कमिट करे तो ही वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है ना वो डिस्कशन का हिस्सा बन सकता है। रेफरल बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आईसीसी को सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना वो रेफ़र करती है। एक्सेप्टेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय नॉन स्टेट पार्टीज़ जो है कैन वॉलंटरी एक्सेप्ट द कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को वो वॉलंटरी जो है ना वो एक्सेप्ट कर सकती है। ग्रेविटी ऑफ द क्राइम्स, द आईसीसी फोकसेस ऑन सीरियस क्राइम्स और इंटरनेशनल कंसर्न इंक्लूडिंग जेनोसाइड, वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। द प्रोसिक्यूटर मस्ट एक्सेस वेदर द केस इज सफिशिएंट ग्रेविटी टू वारंट आईसीसी इंटरवेंशन, यानी कि क्या जो केस है प्रोसिक्यूटर्स ये जो आईसीसी के प्रोसिक्यूटर्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि जो है केस वो जो है ना सिग्निफिकेंट ग्रेविटी रखता है कि उसमें आईसीसी जो है ना इंटरवेन कर सके, या फिर वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है कि उसमें आईसीसी इंटरवेन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल। आईसीसी ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंट्री के ऊपर ये ऑपरेट करती है, मीनिंग इट कैन ओनली इंटरवीन व्हेन इन नेशनल लीगल सिस्टम आर अनएबल और अनविलिंग टू जेन्युइनली प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स, यानी कि जब जो नेशनल लीगल सिस्टम है वो अनएबल हो या अनविलिंग हो ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए, तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो इस केस को लेती है। टाइमिंग, द आईसीसी कैन ओनली एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन ओवर क्राइम्स कमिटेड आफ्टर द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द रोम स्टैचू। ठीक है, रोम स्टैचू के एंटर होने के बाद, यानी कि आईसीसी के वर्क में आने के बाद से जो है क्राइम सिर्फ उनको ही एड्रेस कर सकता है, उससे पिछलों को नहीं कर सकता। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो एनालाइज द एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ और थ्रेट ऑफ फोर्स अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है उसका आर्टिकल 24 जो है वो एब्सोल्यूट जो प्रोहिबिशन ऑन यूज़ ऑफ फोर्स या थ्रेट के हवाले से क्या कहता है। इस आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 24 जो स्टेटमेंट है ना इसकी, वो है ऑल मेंबर्स शैल रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम द थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट और इन एनी अदर मैनर इनकंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यानी कि ये जो तमाम मेंबर्स हैं उनके पास इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उसके पास तमाम मेंबर्स के पास ये हक हासिल है कि दे कैन रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स। ठीक है, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए वो इस तरह से कर सकते हैं कि वो इन जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसको रिफ्रेन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है राइटर्स इंटरप्रिटेशन। इसको ये जो आर्टिकल है उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब्सोल्यूट प्रोहिबिशन पर्सपेक्टिव, ये बहुत से जो लीगल स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि वो आर्टिकल 24 जो है ना अनइक्वेवकल है और बाइंडिंग ऑब्लिगेशन फॉर ऑल यूनाइटेड नेशन स्टेट्स टू अब्सटेन फ्रॉम द यूज़ ऑफ थ्रेट ऑफ फोर्स, यानी कि वो जो जब आप किसी को यूज़ ऑफ फोर्स को इजाज़त दे देते यूज़ ऑफ फोर्स की, तो इट्स मीन के बहुत से मेंबर कंट्रीज़ की सिक्योरिटी ख़तरे में है। ठीक है, कंडीशन एंड कॉन्सेप्चुअल इंटरप्रिटेशन। दूसरी तरफ जो कुछ स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि आर्टिकल जो है आर्टिकल 24 इस चैलेंज बाय कॉन्टेक्चुअल फोर्सेस। ठीक है, वो कहते हैं कि जो प्रोहिबिशन है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, जब वो प्रोहिबिशन और स्ट्रॉन्ग होगी, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट और मस्ट बी इंटरप्रेटेड विद इन द बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनाइटेड चार्टर। तो ये सिर्फ यूनाइटेड चार्टर के कॉन्टेक्स्ट में उसको सिर्फ इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, उसमें डिफरेंट चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट्स अप्रोच क्या हो सकती हैं इसके हवाले से। द प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्स एंड एक्शन टेकन बाय यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 24। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल के एक्शंस हैं जहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स पार्टिसिपेट करती हैं वो एक्चुअली आर्टिकल 24 का ही एक इंटरप्रिटेशन है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ डिफेंस एंड प्री एमिटिव एक्शंस। आर्टिकल 51 जो है वो राइटी चार्टर का, इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ठीक है, वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट हमारे पास है द वैलिडिटी ऑफ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन स्टेटमेंट। जो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन स्टेटमेंट है वो उसकी वैलिडिटी क्या है। सबसे पहले तो ये इन फेवर ऑफ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन की बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग बेसिस लीगल बेसिस हैं आर्टिकल 2(4) की, इट अलाइंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ये इंटरनेशनल लॉ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ कोऑपरेट करता है, लेकिन इसको कुछ चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस का मतलब है कि यहाँ पे जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी जो स्टेट्स के बिहेवियर में पाई जाती है वो एक चैलेंज है, और जो इसके अलावा जो है ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस एक चैलेंज है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पेपर।